जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आज दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, आइए हम समझते हैं इस बारे में क्या जानेंगे हम। आज क्या है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे नए राजा और उनके राज्य के बारे में। नए राजा और उनके राज्य के बारे में हम इसमें विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं, एकदम साधारण एकदम सरल भाषा में समझेंगे हम। सातवीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार राजा को उपहार लेकर आते थे। इसका क्या मतलब है, जैसे 7वीं सदी आते आते जो राजा थे, राजा के लिए कुछ सामंत लोग, कुछ कह सकते हैं कृषक लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग यह राजा के लिए कुछ उपहार लाते थे। उनका यह मतलब होता था, जैसे कि राजा जब किसी भी कार्य को अगर करता था तो वह उनको निमंत्रण के लिए भेजता था कि आप आइए, कुछ न कुछ उपहार लेकर मेरे पास आइए। ठीक है, तब राजा ये लगभग 7वीं शताब्दी आते आते जब ये राजा जो होते थे, कुछ सामंत लोग, कुछ किसान लोग, कुछ लोग रहते थे जो, तो वो राजा के अधीन ही काम करते थे। मगर क्या हुआ कि वह धीरे धीरे राजा को उपहार के तौर पर एक चीज देने लगे। तो कोई राजा ऐसे होते थे जैसे कि वो अपने आप को मतलब कुछ ऐसे सामंत होते थे जो अपने आप को क्या कहते थे, स्वतंत्र समझने लगते थे। तो वह जाके कहीं अपना राज्य स्वयं स्थापित कर लेते थे। तो उनका ये होता था। ठीक है, वही कह रहे हैं, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार राजा को उपहार लाके देते थे उनको। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसमें ये क्या है। ये है सत्ता और संपदा हासिल करके सामंत अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, जो अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाते थे। इनका क्या मतलब होता है, सत्ता और संपदा को हासिल के सामंत लोग जो होते थे वह कह सकते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दे, महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर लेते थे। महामंडलेश्वर, महासामंत, ये सब पूरे समझते हैं, ये अपने आप को घोषित कर देते थे। मतलब घोषित करके स्वतंत्र राजा के मतलब सामंत जो होते थे स्वतंत्र घोषित कर देते थे, तो अपना राज्य स्वयं स्थापित करते थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, स्वतंत्र होते थे, अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाते थे। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, इसमें हम उदाहरण के लिए क्या समझेंगे, आइए हम समझेंगे उदाहरण के लिए जो दिया हुआ है। ये दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में वे कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन थे। मतलब शुरुआत में दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे वह चालुक्य के अधीन काम करते थे, रहते थे। और 8वीं सदी में दंती दुर्ग राष्ट्रकूट अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार जो है वह नहीं किया, मतलब कह सकते हैं कि अधीनता उनका स्वीकार नहीं किया। दंती दुर्ग थे, यह एक बहुत बड़े कह सकते हैं शासक थे, जो ये राष्ट्रकूट के राष्ट्रकूट शासक माने जाते थे। ठीक है, तो वही कहता है कि दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में वे कहाँ थे, कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन रहते थे। चालुक्य राजाओं के अधीन राष्ट्रकूट के लोग रहते थे। और वही 8वीं सदी में दंती दुर्ग आए जो राष्ट्रकूट के थे, अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि हम आपकी अधीनता, आपके अंदर हम नहीं काम करेंगे। तब ये कह सकते हैं, यह दंती दुर्ग जो थे
अधीनता स्वीकार नहीं किए, तब वो चालुक्य राजाओं से वो युद्ध करने लगे। युद्ध करने लगे तब ये जाकर हम कह सकते हैं कि वह हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराएं। जब वो जीतने के बाद चालुक्य राजाओं को जो है इसको हरा दिया दंतीदुर्ग ने, तब उनमें एक हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराए। तो हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ जो ये इस प्रकार का अनुष्ठान होता था। इसमें जो होते थे कि कह सकते हैं कि यह जैसे पुरोहित ब्राह्मण या ज्ञानी ब्राह्मणों से यह यज्ञ जो होता था उसको करवाते थे। उसमें जैसे कह सकते हैं कि हिरण्यगर्भ मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि क्षत्रिय जन्मान अगर क्षत्रिय नहीं है, जैसे जन्म से वह क्षत्रिय नहीं है, फिर भी वह अगर हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ अगर कर लेता है, इसका अनुष्ठान कर लेता है, तो वह एक क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत, मतलब कहेगा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय के रूप में दर्जा एक प्रकार से मिल जाती थी, ठीक है, इसको मिल जाती थी क्षत्रिय नामक। इससे क्या बनते थे हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ से? उसमें क्षत्रिय जन्म से अगर क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण भी हैं, तो भी हम क्षत्रिय बन जाएंगे। कोई भी जाति का हो, अगर ये हिरण्यगर्भ नामक अगर यज्ञ कर रहा है राजा, तो वो अपने आप को क्षत्रिय कहलाएगा। तो मतलब कि एक योद्धा हो जाएगा, लड़ भी सकता है, हर एक चीज उसके नियम में आ जाएगा, ठीक है। यही दंतीदुर्ग ने किया था, इतना ध्यान देना, दंतीदुर्ग ने किया था, ठीक। अब हम समझेंगे इसमें राज्यों में प्रशासन कैसे, इनके राज्यों में कैसे प्रशासन चलता था। ये हो गया। इसमें क्या था, जब ये हम समझेंगे यही में थोड़ा सा पॉइंट में। तो इसमें जब राजा जो होते थे, जब हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाते थे, इसमें जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको उपहार में भूमि दिया जाता था। एक प्रकार से दान में भूमि दिया जाता था, जो जमीन होती थी दे दिया जाता था। उससे क्या होता था, वो अपने आप को उसमें से कमा कर, मतलब कह सकते हैं दूसरे को देकर, उसमें से जो चीज निकल लगान के तौर पे उसको कर के रूप में पाते थे, तो वो वही से जीते खाते थे ज्यादा, ठीक है। तो यही हम समझेंगे राज्यों में प्रशासन कैसे था। राज्यों में प्रशासन समझते हैं। नए राजाओं में कई राजा अपने आप को नए राजाओं में जो कई राजा जो थे अपने आप को महाराजा अधिराज, त्रिभुवन की उपाधि धारण कर लिए थे। महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये होने के बावजूद भी, इतने बड़े पद होने के बावजूद भी नए राजाएं जो होते थे वह महाराजाधिराज की, अब राजाओं का राजा कहा जाता है, महाअधिराज की उपाधि धारण किए थे। और कई अपने राजा, मतलब कह सकते हैं कई राजा इतिहास में है जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए थे। तो यही दिया है त्रिभुवन, तीनों भवनों, मतलब 3 भवनों का मालिक, 3 भवनों का नहीं, 3 कह सकते हैं कि 3, अब इसका एक उच्चारण, त्रिभुवन मतलब तीनों भवनों का मालिक होता है। ये चक्रवर्ती ये होने के बावजूद भी वह किसानों व्यापारी ब्राह्मणों के संगठन के साथ साझेदारी करते थे। इतने बड़े पद लेने के बाद भी यह किसानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों से संगठन में रहते थे, कोई विद्रोह नहीं करते थे, क्योंकि इनको यह चलता था कि भाई इनसे हम विद्रोह करेंगे तो हमारा कर कहाँ से मिलेगा, इनसे खाने के लिए हर एक चीज कहाँ से मिलेगी, इनकी सेनाएं कहाँ से मिलेंगी, ये सब पूरी करते थे, ठीक है। किसानों से साझेदारी करते थे। उत्पादक वर्ग जो होता था, किसान होता था, पशुपालक, कारीगर, एक हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। देखिए, जब किसानों या कारीगरों या व्यापारियों से एक प्रकार से कह सकते हैं कि कर के रूप में एक हिस्सा लिया जाता था। अब उस समय, अब ये नहीं मालूम है कि हमको थोड़ा सा परसेंट में लिया जाता था या वैसे लिया जाता, उस समय का नियम कुछ अलग होता था, एक हिस्सा लेने का। अब या उपज का एक हिस्सा लिया जाता होगा या कैसे लिया जाता होगा, उसके लिए भाई तो किताब में लिखा नहीं है, ठीक, आप उसके आगे समझिएगा। तो कह सकते हैं, इतना याद रखिएगा, एक हिस्सा किसान, पशुपालक, कारीगर,
एक हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जो भी देते थे तो भी, नहीं देते थे तो वसूला भी जाता था। ठीक है, प्यार से देते थे ठीक, ना जबरन लिया जाता था। कर वसूलने के लिए अधिकारी की नियुक्ति जो होती थी, वह नियुक्ति जो होती थी, जैसे मान लीजिए कि हम समझेंगे अगर कहीं भी कारीगर है, अब मान लीजिए ये गांव है, एक प्रकार से ये गांव है, ठीक है, अब हम इसकी समझेंगे आराम से। अब गांव का, अब मान लीजिए ये घर है पूरा, इधर का पूरा घर है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जब अगर हम अगर अगर मान लीजिए हम ही बता दे रहे हैं, मान लीजिए हम एक राजा हैं एक प्रकार से, तो अगर हम कहीं अगर जा रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ से हमको हम दे दिए कि हमारा वही गांव दूसरा गांव है, मैं वहाँ से कुछ वसूल कर, यानी कह सकते हैं कुछ किसी से लेकर वसूलूंगा, तो मेरा हमको कोई नहीं देगा ना, हमको कोई नहीं देगा। वह वहां के बीच के लोगों को, लोकल आदमी को रखना बहुत जरूरी होता है। ये राजा लोग थे ना, बहुत दिमागदार थे जान लीजिए। वह वहां के लोकल लोगों को रख दिया जाता था, उसी को अधिकारी बना दिया, उसी को कर वसूलने के लिए बना दिया जाता था। वही कह रहे हैं, वहां के नियुक्ति करते थे, वहां के अधिकारी जो होते, अधिकारी जो नियुक्त करते थे, वही यही गांव के ही लोग रहते थे। अब गांव का आदमी है भाई, सरपंच है, मेन है, संपदा उसके पास, शक्ति संपदा बहुत अधिक है, उसके पास आदमी है, तो कौन नहीं देगा भाई कर। तो हम वसूलेंगे, वो वसूलेगा तो हम जाके वो लेके मेरे यहाँ पहुंचाएगा, या तो मैं जाके वहां पहुंचवा मैं लेके आऊंगा, तो आराम से वसूल लिए जाते थे। और ये पद जो होते थे वंशानुगत होते थे, ठीक है, ये पद जो होते थे वंशानुगत होते थे। नियुक्तियां प्रभावशाली परिवारों के लोगों के लिए, मतलब कोई प्रभावशाली मतलब शक्तिशाली परिवार है उसी लोगों को किया जाता है। ये पद जो होते थे वंशानुगत, मतलब क्या बोलते, हमारे पिताजी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे पोते भी, मतलब ऐसे ऐसे करके लोग करेंगे, ठीक है, वही कह रहे हैं। अब इसमें हम समझेंगे क्या, तमिल तमिल में चोल शासकों में तमिल में यह चोल शासक लोग थे, जो इसमें लगभग इनके अभिलेखों से यह पता चला है कि लगभग ये 400 प्रकार के कर लेते थे, 400 प्रकार के ये कर लेते थे। तो कर 400 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं इनके, जो इनके कई प्रकार के कर होते थे। जैसे कह सकते हैं हम सीढ़ी जो लगा कर, सीढ़ी लगाने का वो भी, उसका भी कर देते थे, जो सीढ़ी लगा के वो ताड़ी निकालते हैं, घर पे छप्पर रखते हैं, उसका भी कर लिया जाता था। नहीं, कुछ भी ऐसा चीज ना हुआ होगा जिसमें कर ना लगाता रहा होगा, सब में कर लगाए रहे, जान लें। पूरा कर लगा के इतना ज्यादा कर लगाया जाता। वेट्टी कर जो होता था, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ये वेट्टी कर जो होता था, वेट्टी कर जो होता था, ये कर जबरन लिया जाता था। अगर कोई अगर नहीं देना चाह रहा तो इसको जबरी लिया जाता था, मतलब मार के, पीट के, कुछ भी करके उसे जबरी कर लिया जाता था, वही जबरन लिया जाता था ये कर। और कदमई जो होता था, कदमई कर जो होता था, ये कदमई भू राजस्व था, इसमें भूमि के तौर पे लिया जाने वाला कर होता था, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं हम 400 प्रकार के करों का साक्ष्य मिला हुआ है, जो चोल शासकों के बारे में बताता है। ये तमिलनाडु के लगभग एरिया में इनका शासन चलता था। ये कई प्रकार के करों के बारे में, इनके बारे में बताया गया है, ठीक। ओके, अब समझते हैं प्रशस्ति के बारे में। हम समझेंगे इसमें क्या, प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति जो होती है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, पहले प्रशस्ति का मतलब होता है कोई भी लेख अगर लिखा हुआ है, प्रशंसा में लिखा गया लेख, मतलब अगर हम राजा हैं तो हमारे जो अधीनस्थ, जो हमारे अंदर में काम करने वाले लोग रहेंगे, वह जब लिखेंगे तो हमारी प्रशंसा लिखेंगे, बुराई नहीं लिखेंगे, हमारी बुराई नहीं लिखेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी अगर प्रधानमंत्री है, अगर उनकी अंडर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी अच्छाइयाँ लिखेगा और उनकी बुराइयाँ नहीं लिखेगा, जान लीजिए। और वही कहते हैं, यही प्रशस्ति कहलाती है। प्रशस्ति जो होती है उनकी प्रशंसा में लिखा गया लेख, ये 100% सही नहीं होता है, 100% सही नहीं होगा, ये 50 ही सही होगा, 50 ही गलत होगा। अब बताइए, इतने बड़े कर दे, हमारे राजा ये थे, वे थे, कह सकते समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में लिखा गया लेख है कि हमारे जो राजा हैं वो नूर के जैसे, कह सकते हैं
कि बहुत बड़े हैं और उनकी लंबाई इतनी है, कद इतना, भाला लगने के बाद भी इतने सुंदर दिखते हैं, ये है वे है। तो ये प्रशस्ति बढ़ा चढ़ा के लिखने वाला लेख होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया। 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य जो कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का इतिहास बताता है। 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत लेख जो होता है, ये कश्मीर के शासकों के बारे में पूरी जानकारी बताता है। इसे कल्हड़ नामक रचनाकार ने लिखा था। कल्हड़ जो होते हैं, ये कल्हड़ जो नाम की एक रचनाकार ने यहाँ के जो कश्मीर के शासकों के बारे में अच्छा से लिखा था, उनके बारे में रहन सहन, इनका एक किताब थी। इनमें राजतंगड़ी जो लिखे थे, ये कौन से लिखे थे? ये राजतंगड़ी लिखे थे। कल्हड़ राजतंगड़ी किताब जो होती थी, बुक होती थी, उसको लिखे थे। उनके कह सकते हैं कश्मीर के राजाओं के बारे में, इनके रहन सहन, हर एक चीज, ये काफी अच्छे सूत्र हैं। ये काफी पूछ लेता है। राजतंगड़ी किसने लिखी है? यह लिखी है कल्हड़ ने लिखा है, ठीक है। और इसके बाद आइए हम समझते हैं धन के लिए युद्ध कौन किया था। अब इसमें मेन पॉइंट ये बन जाता है, धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध तो बड़े बड़े राजा क्या कह सकते हैं, जैसे विदेशी लुटेरे लोग बहुत से आए थे, ये धन के लिए लूटने आए थे, धन के लिए लूटने आए थे। तो वही कह रहा है कि इसमें विदेशी लोग, अपने ही अंदर के लोग धन के लिए युद्ध करने थे। एक राजे पे दूसरे राजाओं को अटैक करना होता था। तो वही कह रहे हैं। आइए हम समझें इसमें। तो ये समझेंगे, गंगा घाटी में कन्नौज पर शासन करने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल सदियों तक ये एक दूसरे में लड़ते रहे। कह सकते हैं कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पाल वंश। ये तीनों राजाएं एक दूसरे को लड़ते थे, जो नहीं कह सकते कन्नौज पे शासन करने के लिए। ये गंगा का तराई क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे उपजाऊ जमीनें, यहाँ के कर और यहाँ के समतल एरिया, मतलब मैदानी क्षेत्र के देखकर इसमें काफी संघर्ष होता था ये तीनों शासकों को। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है त्रिपक्षी। त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में इनका नाम दिया गया है, ठीक है। ये पूछ लेता है किसके किसके बीच त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। तो आप बताएं, प्रतिहार गुर्जर के से हुआ था, राष्ट्रकूट के हुआ था, पाल वंश के बारे में हूँ। तीनों के बारे में त्रिपक्षी संघर्ष ये काफी पूछता है, जान लीजिए। त्रिपक्षी संघर्ष किनके हुए? प्रतिहार गुर्जर के बारे में, गुर्जर प्रतिहार के से हुआ था, राष्ट्रकूट के और पाल वंश के, तीनों को बारे में, तीनों एक साथ में हुआ था। ये तीनों एक दूसरे से लड़ते थे इस क्षेत्र में आने के लिए। ये क्या था कि ये काफी एक दूसरे के कह सकते हैं कि एक दूसरे के जब राज्य में अटैक करते थे ना, तो ये मंदिरों को या उनकी संपत्ति को काफी नुकसान करते थे एक दूसरे की। वह मंदिर और जो धार्मिक स्थल होते थे ये काफी बनाने की कोशिश करते थे। इससे क्या, उनके राजाओं की धर्म और समृद्धि के बारे में, यानी कह सकते हैं कितना धर्म है, मतलब कितना योग्य है, ये दिखाता था। एक दूसरे को आक्रमण करते थे, इसी पे निशाना ज्यादा करते थे, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं, इनमें समझेंगे हम क्या, महमूद गजनी के बारे में। ये सबसे बड़े आक्रमणकारी थे। अफगानिस्तान गजनी के सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से थे जो लगभग यह कह सकते हैं कि भारत पर आक्रमण किए थे। यह शासन लगभग ये अफगानिस्तान में शासन कितना किए थे? 997 से 1030 तक शासन किया था। गजनी में जो है 997 से 1030 तक शासन किए था, जिसमें से मध्य एशिया के ईरान और उपमहाद्वीप के पश्चिम तक शासन किया था।
बताइए, बहुत लंबा शासन था। मध्य एशिया और ईरान और उपमहाद्वीप के पश्चिम तट तक शासन किए थे, ठीक है। और ये भारत पर आक्रमण लगभग ये भारत पर आक्रमण ये 1000 ईस्वी से चालू किए थे, जो 17 बार आक्रमण किए थे 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से शुरू किए थे आक्रमण करते करते, यह लगभग 1027 तक यह यानी युद्ध करते रहे, ठीक है। 1027 तक के, सॉरी 1000 नहीं, 1027 तक है, 1027 तक शासन मतलब युद्ध किए थे, जिसमें से कि इनका सबसे बड़ा शासन कह सकते हैं लुटेरा जो लूटे थे, ये सोमनाथ मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाए थे। सोमनाथ मंदिर में ये 25 बार, ये क्या था, 25 बार आक्रमण किए थे, 25 बार ये आक्रमण किए थे। अब बताइए, 25 बार ये आक्रमण करने के बाद ये अलग अलग क्षेत्रों में लगभग ये पहला आक्रमण, सॉरी 25 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किए थे, सॉरी 17 बार आक्रमण किए थे। मगर क्या है, ये 1025 में यह पहला आक्रमण ये सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए किए थे। 1025 ईस्वी में, ठीक है। 1025 ईस्वी में यह शासन कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर में लूटे थे। सोमनाथ मंदिर को 1025, 26, 27 3 बार लूटे थे। और ये सबसे ज्यादा इसमें से मतलब कह सकते हैं सोना चांदी पैसा रुपये सब लूट ले गए थे। कह सकते हैं कि जो होते थे घोड़े होते थे, जो पहिया गाड़ी होती थी, उसमें लाद कर वो गजनी ले गए थे। और गजनी में इतना पैसा ले जाकर वो क्या किए, इतना पैसा ले जाकर वह एक कह सकते हैं वहां के कह सकते हैं कि राजधानी में ज्यादा खर्चा किए थे पैसा। ये सब ले जाकर काफी हिस्सा जो होता यह राजधानी में खर्चा किए थे। और ये अब समझ में आए, सोमनाथ मंदिर को लगभग सोमनाथ मंदिर में 1025 में आक्रमण किए थे, पहला आक्रमण था। और 1025 में उसके बाद ये 27 तक आक्रमण करते रहे, 3 बार आक्रमण किए थे। 1025 से शुरुआत किए थे, 3 बार आक्रमण किए थे, और उसके बाद यही सब था, ठीक है। आइए हम समझेंगे इसमें सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए शासकों के बारे में लिखने के लिए अलबरूनी ये पूछता है। अलबरूनी जो थे एक विद्वान थे, जो इनको अपना लेख लिखने के लिए, अपनी बायोग्राफी यानी अपनी जीवन के बारे में लिखने के लिए अलबरूनी को मतलब एक प्रकार से किताब लिखने के लिए दिया था, जो अपने द्वारा लूटे गए जगहों के बारे में, राजाओं के बारे में सब लिखने के लिए दिया था। इनकी किताब का नाम क्या था, अल-हिंद था। इनकी किताब का नाम याद करना है आप, कह सकते हैं महमूद गजनी के किताब का नाम क्या था, अल-हिंद था, जो अलबरूनी ने लिखा था। अब हम समझेंगे, इसमें समझते हैं, ये भी एक लुटेरे युद्ध मतलब धन के लिए युद्ध किए थे। युद्ध करने वाले में राजाओं में चाहमान थे, जो आगे चलकर वो चौहान के रूप में जाने गए थे। चाहमान जो थे आगे चल के ये चौहान के रूप में जाने गए। इनका शासन दिल्ली व अजमेर के आसपास था। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय जो थे, यह मोहम्मद गोरी को हराए थे। पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं, यह इतने प्रतापी शासक थे, इतने प्रतापी राजा थे, जो चौहान शासकों में ये मोहम्मद गोरी को नहीं कह सकते हैं कि ये लगभग
लगभग 91 में 1191 में यह युद्ध जो है मोहम्मद गोरी को हराए थे, मगर मोहम्मद गोरी फिर दोबारा वार करके वह कह सकते हैं कि 1192 में उसको क्या बोलते हैं, इसको हरा दिया था। ठीक, पृथ्वीराज को हरा दिया था 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने गोरी को हराया था। समझ में है? ये सबसे प्रतापी शासक थे। इनका स्थान कहाँ था? इनके लोगों का दिल्ली अजमेर के आसपास इलाकों में था। चाहमानों का, जो चौहान के रूप में जाने गए। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था, जो 1191 में हराया था। 92 में मोहम्मद गोरी ने फिर जाकर इनको पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। ठीक, उरैयूर से तंजाउर तक बारे में समझेंगे इसमें हम। उरैयूर से तंजाउर के बारे में समझेंगे हम। आइए हम समझते हैं। अब इसमें क्या है, अब थोड़ा सा 2 पेज बचा हुआ है, उसको लिखने के लिए जगह नहीं था, उसको लिख के हम बाद में बता देंगे। मगर ये जो लिखे हैं इतने बारे में, इतने में समझा। उरैयूर से तंजाउर तक के बारे में समझेंगे हम। चोल वंश सत्ता में कैसे आया, चोल वंश समझेंगे। जो चोल वंश के हम देखें कि चोल शासक के 400 प्रकार के करे के बारे में बताया गया है ना, तो वही को बह रहा है ये शासन में कैसे आए चोल वंश। ये कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से छोटे से परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम मातहत थे। कांचीपुरम में जो इसके मातहत मतलब क्या होता है कि इनके अंडर में काम करने वाला। ठीक है, कांचीपुरम के अंडर में काम करते थे। चोलवंशी विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टियार को हरा दिया, डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। जान लीजिए चोलवंशी सत्ता कैसे आई, समझ लीजिए। चोलवंश का शासन कैसे आया था? ये आया था कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक छोटे से परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुर के मातहत थे। चोलवंशी विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया था। उसने तंजाउर शहर में निशुम्भसूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजयालय ने यह मंदिर बनवाया था। निशुम्भसूदनी मंदिर बनवाया था। ठीक है, नाम भी थोड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। आइए हम इसके बाद हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब छोटा सा है, हम उसको बना के वीडियो डाल देंगे। 1-2 चैप्टर बचा है। ठीक, चैप्टर नहीं, 1-2 पेज बचा हुआ है, यही दूसरे का, उसके बाद डाल के उसके बाद फिर तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, देखने धन्यवाद।